हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम रेडियो एक्टिविटी चैप्टर का दूसरा टॉपिक लेके आए हैं। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं कि रेडियो एक्टिव रेज की डिस्कवरी कैसे हुई। तो चलिए शुरू करें। और हाँ, शुरू करने से पहले आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ प्लीज़ एंड प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिव रेज। रेडियो एक्टिव रेज की डिस्कवरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक पॉइंट देख रहे हैं, इस पॉइंट के आगे लिखा हुआ है 1896 और यहाँ पे आप एक डिजाइन के अंदर देख रहे हैं एच बेकरेल। ठीक है, इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है ये आज हम आपको बताते हैं। एच बेकरेल जो थे ये 1896 में काम कर रहे थे लेबोरेटरी के अंदर, और इनका जो प्रोजेक्ट था वो था यूरेनिल सल्फेट पर तरह तरह की खोज करना। ठीक है, तो ये यूरेनिल सल्फेट पर जब ये काम कर रहे थे तो लेबोरेटरी में बहुत सारी चीजें होती हैं, पता ही होगा आपको। तो वहां पे कुछ फोटोग्राफिक प्लेट भी रखी हुई थी जो कि एक पेपर के अंदर कवर्ड थी। तो इन्होंने स्टडी करते ये पाया कि जो फोटोग्राफिक प्लेट थी जो पेपर के अंदर थी वो सब के सब कैसी हो गई थी, ब्लैक हो गई थी बिल्कुल। तो इनको लगा कि हो सकता है कि यूरेनिल सल्फेट से कुछ ऐसा रिएक्शन होता हो फोटोग्राफिक प्लेट का। फिर इन्होंने यूरेनिल का अलग अलग सब कंपाउंड लेकर देखा, पर फाइनली क्या होता था, फाइनली वही रिजल्ट हर बार आता था कि जो भी फोटोग्राफिक प्लेट ये रखते थे वो ब्लैक हो जाती थी। तो इससे इन्होंने एक क्या निकाला, निष्कर्ष निकाला, और वो निष्कर्ष इनका ये था कि यूरेनिल मतलब यूरेनियम के जो कंपाउंड होते हैं उनके कंपाउंड से कुछ नहीं लेना देना है। लेना देना किससे, यूरेनियम से है। तो यूरेनियम जो होता है इसके अंदर से कुछ ऐसी रेज निकलती हैं जो जब फोटोग्राफिक प्लेट पर पड़ती हैं तो फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक कर देती हैं। तो अब इन्होंने एक नई तरीके की रेज देखी जो फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती थी, क्योंकि इनका नाम था बेकरेल। तो इन्होंने उस रेज का नाम, ज्यादातर साइंटिस्ट ये करते थे अपने नाम पर रख देते थे, तो इन्होंने उस रेज का नाम रखा बेकरेल रेज। ठीक, तो इस तरह से एक नई तरह की रेज की खोज हुई और आगे चल के उसी बेकरेल रेज को रेडियो एक्टिव रेज कहा जाने लगा। ठीक है, अब इसके पहले वाले में हमने आपको बताया कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस क्या है, रेडियो एक्टिव रेज क्या है। ठीक है, और यहाँ हम जान रहे हैं कि रेडियो एक्टिव रेज कैसे खोजी गई। अब इसके बाद मतलब 1896 के बाद कुछ समय बाद यहाँ पे मैरी क्यूरी जो थी ये भी एक साइंटिस्ट थी और ये भी लेबोरेटरी में कुछ काम कर रही थी। तो इन्होंने देखा कि जिस रेज का बेकरेल ने कॉन्सेप्ट दिया था वही रेज क्या थी, थोरियम से भी निकल रही थी। तो ये उस समय थोरियम पे भी कुछ काम कर रही थी, उनकी प्रॉपर्टी को ज़्यादा से ज़्यादा जानना और चीज़ें इस तरह से। तो इस तरह से इन्होंने देखा कि रेज वही है जो यूरेनियम से निकल रही थी। तो इन्होंने कहा कि थोरियम भी एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें रेडियो एक्टिव रेज निकलती हैं, यानी थोरियम की खोज इन्होंने एज अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के रूप में की। कुछ समय और बीता, 1898 आ गया, 2 साल निकल गए। फिर क्या हुआ, मैरी क्यूरी और इनके हस्बैंड पियरे क्यूरी जो थे, ये दोनों लोग साइंटिस्ट थे और दोनों लोग इसी तरह से नए नए एलिमेंट पे काम कर रहे थे। तो इन्होंने एक नए एलिमेंट को और खोज निकाला, पोलोनियम। ठीक है, जिसमें भी रेडियो एक्टिव रेज निकलती थी। इस तरह से इन्होंने देखा कि थोरियम, पोलोनियम और आगे चल के
रेडियम तक की इन्होंने खोज की। तो हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स को मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी, जो कि हस्बैंड वाइफ थे, रेडियो एक्टिव के कई एलिमेंट्स की खोज की। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे की, 1902 की बात करते हैं। देखिए 96, 98 एंड अब आ गया 96, 98 और अब आ गया 1902। ठीक है, 1902 आ गया। तो 1902 में ये पिच ब्लेंड था। पिच ब्लेंड यूरेनियम का एक क्या होता है, ओर होता है। ठीक है, तो उस पे ये लोग काम कर रहे थे। तो काम करते, अब ये तो पता, यूरेनियम तो पहले पता था कि यूरेनियम रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो उस पे काम कर रहे थे ये लोग। काम करते 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 एक समय ऐसा आया कि इन्होंने देखा कि यूरेनियम के अलावा भी कुछ उसमें एक्स्ट्रा सब्सटेंस हैं, एलिमेंट हैं, जिनसे रेडियो एक्टिव रेज निकलती है। और उस एक्स्ट्रा एलिमेंट को इन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया, रेडियम। ठीक है, रेडियम नाम दिया। तो अब ये रेडियम पिच ब्लेंड में पाया जाता है, ये कंफर्म हो गया कि रेडियम जो होता है पिच ब्लेंड में पाया जाता है। ये पिच ब्लेंड क्या होता है, ये होता है यूरेनियम का ओर। ठीक है, अब बात यहाँ आई कि कितने यूरेनियम में कितना रेडियम, या पिच ब्लेंड में कितना पार्ट रेडियम का होता है। दूसरा स्टडी ये आया सामने कि यूरेनियम ज्यादा रेडियो एक्टिव है कि रेडियम। ठीक है, तो इन्होंने अपना काम आगे बढ़ाया और फाइनली एक कंक्लूजन निकाला कि रेडियम इज ऑलमोस्ट 3 मिलियन टाइम मोर रेडियो एक्टिव दैन यूरेनियम, कि यूरेनियम की रेडियो एक्टिविटी से कहीं ज्यादा रेडियो एक्टिव है हमारा रेडियम। और ये कितने टाइम, 3 मिलियन टाइम, 30 लाख टाइम ज्यादा रेडियो एक्टिव था रेडियम, किसकी तुलना में, यूरेनियम की तुलना में। ठीक है, अब दूसरा इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला कि जब हम 1 टन पिच ब्लेंड लेंगे, पिच ब्लेंड मतलब यूरेनियम का ओर, जिसका फार्मूला होता है U3O8। क्लियर, तो U3O8 जब हम कितना लेंगे, 1 टन लेंगे। ठीक है, तब उसमें 0.15 ग्राम रेडियम मिलेगा। मीन्स ये एक रेशियो दे दिया इन्होंने कि कितना लेंगे तो रेडियम कितना उसमें से निकाला जा सकता है। उसके बाद इन्होंने क्या किया, जब ये 3-4 जैसे सबसे पहले यूरेनियम आ गया, फिर उसके बाद थोरियम की डिस्कवरी हो गई, फिर उसके बाद रेडियम की डिस्कवरी हो गई, पोलोनियम की डिस्कवरी हो गई, तो एक सिलसिला चल पड़ा। ठीक है, किस चीज का, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को ढूंढने का। और बाद में बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स खोजे गए, जिनका कुछ एग्जाम्पल रेडॉन, प्रोटोएक्टिनियम, एक्टिनियम, फ्रांसियम, एस्टेटिन और ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स। और इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर 83 के बाद के लगभग सभी एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव पाए गए। तो इस तरह से हमने देखा कि हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो यहाँ हमने समझा कि रेडियो एक्टिव रेज की खोज कैसे हुई, कौन कौन से लोगों ने इनकी खोज में अपना योगदान दिया, नए नए एलिमेंट्स किस तरह से खोजे गए, और फाइनली आज जो रेडियो एक्टिविटी देखी जाती है या उस पर बहुत बड़े बड़े काम किए जाते हैं वो किन की देन थी। तो आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।